इससे पहले आपको पैरा मिलिट्री और आर्मी वगैरह के हेडक्वार्टर वाला टॉपिक पढ़ा दिए थे। आज उसके आगे टॉपिक पढ़ाना है। देखिए, आज मैप वाला टॉपिक में रिवर पढ़ाना था। इससे पहले वाले टॉपिक पे हम आपको मिलिट्री पैरा मिलिट्री वाला टॉपिक बढ़ा दिए थे। चलो बाबू देखो ध्यान से, कोई भी नदी जो होती है वो पहाड़ों से जब निकलती है तो उसे हम लोग मुख्य नदी कहते हैं। मुख्य नदी कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से निकलती है। अब ये पहाड़ों से ही क्यों निकलती है मुख्य नदी? तो देखिए, पहाड़ों पे ग्लेशियर होते हैं, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जो हम हमेशा लगातार पिघलते रहते हैं, इसी से ये मुख्य नदियां निकल जाती है। बर्फ पहाड़ों पर ही क्यों जमे रहते हैं? जिसके एक रीजन है, जितनी हाइट पर आप जाइएगा टेम्परेचर में गिरावट आने लगता है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से, 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। यानी 1 किलोमीटर अगर आप जाइएगा ना तो 4 से 5 डिग्री का कमी आ जाएगा। इतना कमी आता है। तो जैसे हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर घटते जाता है, हाइट पे जाने से टेम्परेचर घटते जाता है। सर मिलिट्री नहीं पढ़ाए हैं गोविंदा कुमार, तुम अपना नेत्र दान कर दो। आर्मी के हेडक्वार्टर, एयरफोर्स के हेडक्वार्टर, नेवी के हेडक्वार्टर सब पढ़ा दिए हैं। अब पता नहीं गधा को क्या समझ में आ रहा है, बीचों में पूछता है। तुमको नहीं आइडिया है तो एक बार देख तो लो कि पढ़ाए कि नहीं। सीधे आगे यहाँ बोल देगा नहीं पढ़ाए हैं। ऐसा सबको, इस सबको कोनो बीमारी उमारी भी नहीं होता है। इतना कोरोना आया, 3 फेज, बच गया सब। तो आलतू फालतू सब, जितना सीधा साधा लोग थे वो चल गया। देखो ध्यान से देखो, हो गया है कोरोना उसको, कभी चलता। ठीक है, ये हो गई आपकी कौन सी नदी? मुख्य नदी। कौन सी नदी है ये? मुख्य नदी है। मुख्य नदी में छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती हैं, जो डायरेक्ट समुद्र में ना जाके यहाँ पे आके मिल जाती है। तो इन्हें हम लोग कहते हैं सहायक नदी। सहायक नदी, जैसे ए एक सहायक नदी हो सकती है, बी एक सहायक नदी हो सकती है, सी सहायक नदी हो सकती है। मतलब जो डायरेक्ट समुद्र में नहीं गई, जो डायरेक्ट समुद्र में नहीं जाती है, वो नदी जो होती है वो सहायक कहलाती है। वो क्या हो जाती है? सहायक नदी कहलाती है। यहाँ पे कोई नदी गई, डी चली गई, ये क्या हो गई? सहायक नदी। और ये मुख्य नदी का नाम हम 1 नंबर लिख देते हैं। मुख्य नदी का नाम क्या है? नदी का नाम हम ले लेते हैं लाल नदी। कौन सी नदी? लाल नदी। लाल नदी। तो नदी और मुख्य नदी में, सहायक नदी में आप अंतर समझ में आ गया होगा। सहायक नदी छोटी होती हैं, कम गहरी होती हैं और किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाती है, उसे सहायक नदी कहते हैं। अगर ये डायरेक्टली जाके समुद्र में गिर गई तो वो किसी की सहायक नदी नहीं कहलाती है। तो समुद्र में गिर गई तो वो सहायक नदी नहीं कहलाएगी। और अगर वो नदी किसी बड़ी नदी में जाके मिल गई तो उसे सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ट्रिब्यूटरी कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये हो गई आपकी मुख्य नदी। अब इसमें समझिए नदी तंत्र क्या होता है। नदी तंत्र में जो नदी तंत्र, जो रिवर सिस्टम होता है, उस नदी तंत्र में, नदी तंत्र, इस नदी तंत्र में हम शामिल किसे करते हैं? रिवर सिस्टम में मुख्य नदी को शामिल करते हैं, मुख्य नदी प्लस सहायक नदी को, इन सब को शामिल कर लेते हैं तो क्या कहलाता है? नदी तंत्र कहलाता है। इस नदी तंत्र में कौन कौन आएगा? ये पूरी की पूरी मुख्य नदी आएगी, उसके बाद ए बी सी डी ये भी आ जाएंगे। तो जब कभी भी मुख्य नदी और उसके सहायक नदियों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे पूरा नदी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी तंत्र। नदी तंत्र में केवल मुख्य नदी नहीं बल्कि मुख्य नदी के साथ साथ उसकी सहायक नदियां भी शामिल की जाती हैं। किसी को दिक्कत नहीं ना है? ए बी सी डी प्लस लाल नदी, वेरी गुड। अब समझिए नदी का बेसिन क्या होता है, जिसे हम द्रोणी कहते हैं। नदी बेसिन या द्रोणी किसे कहते हैं? बेसिन, बेसिन या द्रोणी, बेसिन या द्रोणी, इसको समझिए, ये जरूरी है। यह कभी भी बेसिन जो होता है वो सिंगल नदी का नहीं होता है बल्कि पूरे के पूरी नदी तंत्र का होता है। पूरे के पूरे किसका होता है? नदी तंत्र का होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुख्य नदी हो गई ये आपकी लाल नदी और ये बाकी उसकी सहायक नदियां हो गई। तो किसी भी नदी तंत्र द्वारा, देखिए ध्यान से समझिएगा, हम नदी नहीं कह रहे हैं, हम नदी तंत्र कह रहे हैं। किसी भी नदी तंत्र द्वारा जिस जिस जिलों में सिंचाई या पानी का काम पहुंचता है वो सभी जिले उस नदी के नदी तंत्र बेसिन में आते हैं, उस नदी के बेसिन में आते हैं।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये एक गंगा नदी, ये गंगा नदी, तो गंगा नदी तो मुख्य नदी हो गई। अब इसकी सहायक नदी यमुना नदी, इसकी सहायक शारदा, इसकी सहायक काली, इसकी सहायक सरयू, इसकी सहायक केन, इसकी सदी नीचे से यहाँ सोन नदी, यहाँ गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला, यहाँ पे दुनिया भर की नदियां हैं। तो आप बताइए ये पूरा का पूरा नदी है या नदी तंत्र है? तो सिंपल आज नदी तंत्र है। क्लास और कितना दिन होगा? नक्शा का क्लास दो क्लासे बचा हुआ है, ये लास्ट टॉपिक है नदी तंत्र। 2 से 3 क्लास और बचा हुआ है नक्शा में। आगे बढ़े। 17 अगस्त से ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट है, अगस्त से। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया? नदी हो गया, नदी और सहायक नदी हो गए। इसमें से मुख्य नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी। मुख्य नदी गंगा नदी, तो गंगा नदी तो मुख्य नदी होगी, बाकी सब उसकी क्या हो गई? सहायक नदियां हो गई। तो गंगा नदी का अगर तंत्र देखेंगे तो पूरा का पूरा आपका यूपी आ जाएगा गंगा नदी तंत्र में, बिहार आ जाएगा गंगा नदी तंत्र में, मध्य प्रदेश का ऊपरी भाग आ जाएगा गंगा नदी तंत्र में, बंगाल आ जाएगा गंगा नदी के तंत्र में। तो ये पूरी की पूरी गंगा नदी तंत्र है। जहां जहां तक नदी तंत्र फैला होता है वहां तक तो सिंचाई इजीली हो सकती है, इसलिए उसे बेसिन कहते हैं। तो गंगा का बेसिन भारत में सबसे बड़ा है। बेसिन किसे कहा जाता है? कि किसी भी एक नदी नहीं बल्कि पूरी नदी तंत्र द्वारा, जैसे गंगा नदी तंत्र है, किसी एक नदी तंत्र द्वारा, किसी एक नदी तंत्र द्वारा, नदी तंत्र द्वारा जहां जहां जिस जिस जिले तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नदी, उस नदी का बेसिन कहते हैं। सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? गंगा नदी का। सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? गंगा नदी का। उसके बाद किस नदी का है? सिंध नदी का। सिंध नदी का बेसिन भारत में भी है और पाकिस्तान में है। उसके बाद किस नदी का है? गोदावरी नदी का। उसके बाद कृष्णा नदी का। उसके बाद ब्रह्मपुत्र, उसके बाद महानदी का। तो ये बेसिन होते हैं सब, याद रहेगा ना। वह नदी जो समुद्र में न गिरकर किसी बड़ी नदी में गिर जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सहायक नदी कहते हैं। सहायक नदी और मुख्य नदियों को मिलाकर जो नदियों का जाल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? जो जाल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग नदी तंत्र कहते हैं। किसी नदी तंत्र द्वारा जहां तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जा सकता है, उस पूरे सिंचाई का पानी जहां जहां तक पहुंचाया जा रहा है वो सारा क्षेत्र क्या कहलाता है? नदी बेसिन। सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन है। पूरा यूपी को पानी उसी से पहुंचता है खेती का, बिहार को पहुंचता है, बंगाल को पहुंचता है। इवन जो वाटर लेवल नीचे है वही पानी रिस के भी है वहां पर। आगे समझते हैं नदी तंत्र। तो हम लोग अब नदी तंत्र पढ़ना चालू करते हैं। सबसे बड़ा नदी तंत्र किसका है? तो गंगा नदी का। इसका शॉर्टकट ट्रिक समझिए। गधा कभी भी शेर के गोद में नहीं बैठ सकता है, तो गधा सिंह के गोद में नहीं बैठ सकता है। सिंह के गोद में कभी बैठेगा, खाइए जाएगा गोद में। और कृष्ण भगवान ब्रह्मा से महान नहीं। कृष्णा ब्रह्मा से, कृष्ण भगवान है वो तो रूप है, किसके रूप है? विष्णु भगवान के रूप है। कृष्णा ब्रह्मा से, ब्रह्मा व देवता तो सबसे बड़े हैं, ब्रह्मा से महान नहीं। ये ट्रिक है बाबू, इसको धर्म से जोड़ के मत देखना। आजकल हर चीजें में धर्म धर्म चल आता है। गधा से याद रखिएगा गंगा नदी का, सबसे बड़ा बेसिन गंगा नदी का। सिंह से याद रखिएगा सिंधु नदी का। गोद से याद रखिएगा गोदावरी नदी का। कृष्णा से याद रखिएगा कृष्णा नदी से। ब्रह्मा से याद रखेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी का। महान से याद रखना है महानदी का। महान से क्या याद रखेगा? महानदी का। और नहीं से याद रखना है नर्मदा नदी का। कितना हो गया? 7 न होना चाहिए जी, 3, ये 4, 5, 6 और ये 7। नहीं से नर्मदा नदी का, नहीं से नर्मदा नदी का। बताओ गधा कभी शेर के गोद में जाके बैठेगा, खाइए जाएगा। तो गधा शेर के गोद में और कृष्णा ब्रह्मा से महान नहीं, दोनों बातों में ये भी अपने जगह पर ठीक है, ये भी है। कृष्ण भगवान तो अवतार है किसके? विष्णु भगवान के। हालांकि तीनों तो सबसे बड़े भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ में आ गया कि नहीं? ट्रिक बहुत कूल है, हाँ एकदम कूल है। ट्रिक बनाओ बाबू, धार्मिक चीजों में ज्यादा नहीं रहना।
नहीं तो लगेगा सब धर्म धर्म चिल्लाने। लेखापाल यूपी में है, वैकेंसी आती है बाबू लेखापाल। वो आगे बढ़े। सबसे बड़ा नदी बेसिन, गधा से क्या याद रखेंगे? गंगा। सिंह से सिंधु नदी, गोद से गोदावरी नदी, कृष्णा से कृष्णा नदी। आगे बढ़ जाए तो नदी बेसिन आपको याद हो गया। आप सब लोग के पास एक सादा नक्शा होना चाहिए। किस टाइप का? ब्लैंक मैप इस टाइप का आपके पास होना चाहिए, ताकि जिसमें हम भरवा सके। आज हम आपको सिंधु नदी तंत्र भरवा देते हैं। आपके सबके पास ये सादा नक्शा होना चाहिए। और हम कितने सालों से कह रहे हैं आपके पास ये सादा नक्शा है कि नहीं। चलिए उम्मीद करते हैं सबके पास होना चाहिए ये सादा नक्शा। जिन करमफोड़ों के पास ये सादा नक्शा नहीं है वो सादा नक्शा जरूर लेंगे। आगे बढ़े, मेरे पास है। चलो अब हम लोग देखते हैं नदी कौन कहां निकलती है। नदी तंत्र देखते हैं। नदी तंत्र सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी भारत से निकलती नहीं है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल के कश्मीर के ऊपरी भाग से होते हुए कराची के पास गिर जाती है। कहां चली जाती है? कराची। कहां चली गई? कराची। कौन सी नदी बाबू? सिंधु नदी। बताइए सिंधु नदी का उद्गम स्रोत कौन सा झील है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा झील है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा झील है? मानसरोवर झील। तो सिंधु नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से। किस झील से? मानसरोवर झील से निकलती है। किस झील से निकलेगी? मानसरोवर झील से। अब यहां पर कश्मीर में एक और नदी निकलती है, झेलम नदी, और एक हिमाचल प्रदेश से निकलती है चिनाब नदी। तो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग से निकलने वाली चिनाब नदी सीधे जाके किसमें मिल जाती है? सिंधु नदी में। हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली चिनाब नदी सीधे जाके किसमें मिलती है? सिंधु नदी में। हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली चिनाब नदी सीधे जाके किसमें मिलती है? सिंधु नदी में। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक कौन सी नदी है? चिनाब। कौन सी नदी है? चिनाब। नदी तंत्र को ही बेसिन कहते हैं। चिनाब नदी। बताइए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चिनाब। आप सादा नक्शा में इसको भरेंगे लोग, अभी पहले समझ जाइए, फिर हम भरने के लिए दूसरा सादा नक्शा खोलेंगे तब भरिएगा। चिनाब नदी का उद्गम किस राज्य में है? चिनाब नदी का उद्गम किस राज्य में है? चिनाब नदी का उद्गम किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में। वेरी गुड। अब देखिए पंजाब में एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है झेलम नदी। ये कश्मीर से निकलती है और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए चिनाब में मिल जाती है। तो झेलम नदी निकलती है कश्मीर से, बनती भी है कश्मीर से, भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती हुई किसमें मिल जाती है? झेलम नदी में, चिनाब नदी में मिल जाती है। तो बताइए झेलम नदी में ऊपर से कौन सी नदी आके मिलती है? झेलम नदी में, चिनाब नदी में ऊपर से कौन सी नदी आके मिलती है? झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। कौन नदी आके मिलती है? झेलम नदी। अरे बाबू बस इस समय तक क्लास 1-2 दिन और चलेगा, बाकी सब अपने टाइम से चलेगा जी। रावी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में। रावी कहां से निकलेगी? हिमाचल प्रदेश में। देखिए ध्यान से, सिंधु तो निकल गई अपनी मानसरोवर झील होते हुए कश्मीर पार करके चली गई पाकिस्तान के कराची में। हिमाचल प्रदेश से निकली कौन सी नदी? सिंधु नदी। हिमाचल प्रदेश से निकली सिंधु नदी। सिंधु के ऊपर झेलम, सिंधु के नीचे रावी। सिंधु के नीचे रावी। अब हम इसको मिटाते हैं। अब आपको कुछ आइडिया हो गया होगा। हम थोड़ा सा नक्शा को बड़ा करके बनाते हैं। नक्शा को क्या करते बनाते हैं? बड़ा करके बनाते हैं, ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। इजीली आपको क्या आ जाए? समझ में आ जाए। नक्शा को बड़ा कर दिए, और बड़ा कर दें, और बड़ा कर दिए हम नक्शा को, हम और बड़ा कर दिए, ठीक है। और इन सब को मिटा भी दे, नक्शा को बड़ा कर दिए। हटना भैया। चलिए हम ये सब राज्य, ये जो यहां लिखा हुआ है मिटा देते हैं। हिमाचल प्रदेश इतना बड़ा लिख दिया था, मिटा देते हैं।
बताइए, मानसरोवर झील से कौन सी नदी का उद्गम होता है? मानसरोवर झील से सिंधु नदी। झेलम नदी का उद्गम किस राज्य में? फटाफट बताएंगे, झेलम नदी का उद्गम किस राज्य में? झेलम नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर है। झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर है। देखिए, अब ध्यान से देखिए, जम्मू कश्मीर। चिनाब का हिमाचल प्रदेश है। चलिए, अब आप हमारे साथ नदी का नाम बताइए। ये झील का नाम मानसरोवर झील, ये नदी का नाम सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी। नदी हम देखते, एक बार में आपको बताना है। बताइए, ये नदी कौन सी होगी? यह नदी कौन सी है? चिनाब नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चिनाब नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चिनाब नदी। बताइए, चिनाब नदी में ऊपर से आके मिलती है कौन सी नदी? झेलम नदी। झेलम नदी हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए किस में मिलती है? सिंधु में। तो बताइए, चिनाब के ऊपर में झेलम नदी, चिनाब के ऊपर में झेलम नदी, चिनाब के ऊपर में झेलम नदी, चिनाब के ऊपर में झेलम नदी। चिनाब के ऊपर में झेलम नदी। और नीचे में बताइए, नीचे में रावी नदी, नीचे में रावी नदी, नीचे में रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। और ये झील का नाम मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से एक और नदी निकलती है जो हिमाचल प्रदेश के निचले भाग से, पंजाब के निचले भाग होते हुए जाके किसमें मिलती है? चिनाब में। इस नदी का नाम है सतलज नदी। क्या नाम है? सतलज नदी। बताइए तो, सतलज नदी इस चिनाब की सहायक होगी कि सिंधु की सहायक होगी? सतलज नदी किसकी सहायक होगी? बताइए तो, चिनाब की सहायक होगी या फिर सिंधु की, या चिनाब की सहायक है? किसकी सहायक है? चिनाब की। किसकी सहायक है? चिनाब नदी की। किसकी सहायक है? चिनाब की। आगे बढ़िए। देखो बाबू, ये नदी बोला जाए, दिस रिवर इज नोन एज चिनाब रिवर, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक। ये नदी बोला जाए सतलज नदी। ध्यान दो, हिमाचल के नीचे, पंजाब के नीचे, और नीचे नीचे चली जाती है किसमें? अब ध्यान दो बबुआ, यहाँ पर एक और नदी है जिसका नाम है ब्यास नदी। ये नदी ब्यास नदी है। कौन नदी है? ब्यास। तो हिमाचल प्रदेश से तीन तीन नदी निकलती है। ऊपर निकली चिनाब, सामने निकली रावी, नीचे निकली ब्यास। हिमाचल में कुल कितनी नदियों का उद्गम स्थल? 3 नदियों का उद्गम स्थल। कितनी नदियों का उद्गम स्थल? 3 नदियों का उद्गम स्थल। मटेरियल में इसकी नंबरिंग की हुई है। सिंधु नदी के लिए 1 नंबर, झेलम के लिए 2, चिनाब के लिए 3, रावी के लिए 4, ब्यास के लिए 5, सतलज के लिए 6। आप इसे सादा नक्शा में बनाइए। आप इसे सादा नक्शा में बनाइए। देखिए, हम आपको सादा नक्शा में बना के दिखाते हैं। यहां पर है झेला, कौन सी ये बताइए? झील बताइए, मानसरोवर झील। ये झील बताइए, मानसरोवर झील। इससे ऊपर की ओर नदी निकलती है, नाम क्या है इसका? सिंधु नदी। सिंधु नदी निकलती है। अब हमको बनाना है हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी। तो हिमाचल प्रदेश का चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में जाने के बाद ये मिलता है किसमें? आपका सिंधु नदी में। किसमें मिलता है? सिंधु नदी में। सिंधु नदी और ऊपर से जाएगी, सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से निकलती है झेलम नदी, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए किसमें मिल जाती है? चिनाब में। चिनाब के सामने से निकलती है यहाँ पे रावी, दूर से आती है यहाँ पर ये कौन सी नदी है? सतलज। हिमाचल प्रदेश के निचले भाग, पंजाब के निचले भाग होते हुए ये जाके पंजाब में, पाकिस्तान में, चिनाब में मिल जाती है। और ये वाली है आपकी ब्यास नदी। आप इस नक्शे से बनाइए
या फिर इस नक्शे से बनाइए। सादा नक्शा खोलिए और बनाइए, सादा नक्शा खोलिए और इसको बनाइए, जल्दी जल्दी फटाफट सादा नक्शा खोलिए और बनाइए, सादा नक्शा खोलिए और बनाइए। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास पढ़ा चुके हैं। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास पढ़ा चुके हैं। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास पढ़ा दिया ना। ये नदी बना लिए। ये कौन सा नदी तंत्र है? सिंधु नदी तंत्र। सतलज भी मानसरोवर झील से निकलती है। अब यहीं से एक और नदी निकलेगी, ब्रह्मपुत्र नदी। यह नदी कौन सी निकलेगी? ब्रह्मपुत्र नदी। बाढ़ आया हुआ है असम में। असम में क्या आया हुआ है? बाढ़। बन गया। अब ब्रह्मपुत्र नदी की ओर हम लोग चलेंगे। सादा नक्शा में बन गया ना इस शेप में? आपको सादा नक्शा में बन जाना चाहिए इस शेप में। तब हम लोग चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की ओर में। किस नदी की ओर चलेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी की ओर। हो गया। तो अब हम चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की ओर में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की ओर। यह कौन सी नदी तंत्र था? सिंधु नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र बाबू? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ, जिस समझौते के तहत सिंधु नदी और इसकी दो सहायक झेलम और चिनाब, इसके 20% पानी को भारत रखता है, बाकी 80% पानी को लौटा देता है ताकि पाकिस्तान को भी पानी मिल सके। बाकी इन नीचे वाली नदियों को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। आज अगर हम इन समझौते को तोड़ना चाहें तो नहीं तोड़ सकते, क्योंकि बाकी बचे 80% पानी को रोकने का जगह हमारे यहाँ नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग उसको रख भी तो नहीं सकते हैं। समझ में आ गया? तो बाकी छोड़ना पड़ता है, रख भी नहीं सकते ना। बाढ़ अपने आ रहा है हमारे यहाँ, बाढ़ कंट्रोल नहीं हो रहा है। बिहार डूबने वाला है। 15 दिन बाद आपको न्यूज आएगा बिहार डूबने का। आसाम तो पूरा भयंकर डूबिए गया है, कोई मतलब नहीं रहता है। जितना मशरूम है सब ना, इन सब से कुछ नहीं हो सकता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सी नदी तंत्र बाबू? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसका भी उद्गम कहां से होता है? तो मानसरोवर झील से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम कहां से होता है? मानसरोवर झील से होता है। या मानसरोवर झील किस देश में है? तो तिब्बत। चाइना के कब्जा किए गए राज्य तिब्बत में है। चाइना द्वारा कब्जा किए गए राज्य तिब्बत में है। कौन सा जगह तिब्बत में है भैया? यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का मिटा देते हैं ये सब, बहुत ज्यादा इधर किचाइन हो गया है, इसको मिटा देते हैं। और ये नागालैंड है। असम में भी बहुत ज्यादा। चलिए मिटाने की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी इधर। देखिए बहुत ध्यान से।
ये देखिए ये झील कौन सा भाई, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से नदी निकलती है, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इस ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के लोग सांगपो कहते हैं। तिब्बत के लोग क्या कहते हैं, सांगपो। तिब्बत के लोग सांगपो कहते हैं। चीन के लोग प्योंगयांग कहते हैं। चीन के लोग प्योंगयांग। सांगपो और प्योंगयांग, सांगपो और प्योंगयांग, सांगपो और प्योंगयांग। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, जैसे ये कहां घुस जाती है, अरुणाचल प्रदेश में, इसे दिबांग कहते हैं। क्या कहते हैं, दिबांग। तो बताइए इसके कई नाम आप देख लिए, एक प्योंगयांग, प्योंगयांग, एक देखे सांगपो, और जैसे घुसेगी इसका नाम क्या हो जाएगा, दिबांग। क्या हो जाएगा, दिबांग। क्या हो जाएगा, दिबांग। और जैसे ही यह और असम में प्रवेश करेगी इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो असम में प्रवेश करने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। और फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है। कहां चली जाती है, बांग्लादेश में। 3 देशों का यह सफर किया, चीन का, इसका चीन का, भारत का, और उसके बाद बांग्लादेश। 3 देशों में इसे 3 अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। भारत में मुख्य रूप से इसे ब्रह्मपुत्र बुलाया जाता है, बांग्लादेश में इसे मुख्य रूप से जमुना कह के बुलाया जाता है, और चीन में मुख्य रूप से इसे सांगपो कहते हैं। तो बताइए, चीन में सांगपो, भारत में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं, जमुना। बांग्लादेश में जमुना। बताइए यह किस झील से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी किस झील से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, कहां से निकलती है, यह ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है आपकी यहां, ये एरिया हो गया। अब आगे समझते हैं। इस एरिया में अगर देखेंगे तो यहां से एक नदी निकलती है, लोहित। इसकी एक सहायक नदी है लोहित। ऊपर से एक सहायक नदी है सुबर्णासरी, ऊपर से सहायक नदी सुबर्णासरी, और यहां से एक सहायक नदी है तीस्ता। तो बताइए इन ब्रह्मपुत्र की सबसे प्रमुख सहायक नदी का नाम क्या है, तीस्ता नदी। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी प्रमुख सहायक नदी का नाम तीस्ता नदी। तीस्ता नदी, बताइए ये नदी बोलिए, तीस्ता नदी। कौन सी नदी, तीस्ता नदी। ये नदी बोलिए, लोहित नदी। नदी का नाम क्या हो गया, ये लोहित। ऊपर वाली नदी सुबर्णासरी, नदी क्या हो गया, सुबर्णासरी नदी, सुबर्णासरी नदी। कौन सी नदी, सुबर्णासरी नदी। सादा नक्शा में बताइए, सिक्किम से निकलेगा, बंगाल होते हुए जाएगा, नदी का नाम बताइए, ये नदी कौन सी होगी, सिक्किम से होते हुए जाएगी, बंगाल होते हुए, कौन सी नदी होगी, नदी का नाम होगा सुबर्णा, ये तीस्ता नदी। इधर वाली लोहित, और ये वाली नदी, बैटरी खत्म हो गया, हाँ ठीक है अभी बैटरी है। चलिए ध्यान से देखिए, स्क्रीन ब्लैक हो गया, नहीं जी हम खुद ब्लैक हैं, ऐसे घूमे होंगे तो तुमको लगा होगा कि स्क्रीन ब्लैक हो गया। ये नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है आपका सुबर्णासरी, इसका नाम क्या है, लोहित। इसका नाम बताइए तो तीस्ता। यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है आपका बराक नदी। कौन सी नदी, बराक नदी। कौन सी नदी, बराक नदी। बताइए नदियां बना लेंगे, बराक नदी। और यहाँ एक छोटी सी नदी आती है मेघना, छोटी सी नदी मेघना। तो बताइए ये नदी का नाम बराक, ये नदी मेघना, ये लोहित, ये सुबर्णासरी, और ये तीस्ता नदी। कौन सी नदी, तीस्ता नदी। तीस्ता जल विवाद किन 2 राज्यों, भारत के किस राज्य के साथ है, बांग्लादेश का तीस्ता जल विवाद भारत के किस राज्य से है, बराक कौन राज्य है भाई, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य से। वेरी गुड, नंबरिंग आप लोग कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे ना। तो इसे सादा नक्शा में बना के आप नंबरिंग करिए। चलिए इसे सादा नक्शा में बनाइए, और मटेरियल में देखिए कि ब्रह्मपुत्र के जगह कौन सा नंबर कोड किया गया है, तीस्ता के जगह कौन सा नंबर कोड किया गया है, किस जगह कौन सा नंबर कोड किया गया है, इसको देख के बनाइए आप लोग। दीदी जी के स्टेट से, हाँ दीदी के स्टेट से भी बात चलता है।
बना लेंगे। तो इसे सादा नक्शा में आपको बनाना है और नंबरिंग करना है। वीडियो को रोकिएगा, पॉज करके रोक दीजिएगा और रोक के इसे सादा नक्शा में बनाइएगा। समझ आ गया कि नहीं आएगा? खेला हो वो, हाँ उसी राज्य से है विवाद, खेला हो वो। अब हम लोग को देखना है गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। आपको ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र लिखना है, ऐसे सादा नक्शा में भरना है और उसके बाद उस पर नंबरिंग करना है। ब्रह्मपुत्र नदी आगे का क्लास नेक्स्ट देखेंगे लोग, ठीक है।